हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप जैसे भी हो बहुत सही हो। आई एम सी आशीष गोयल, जो कि है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फैकल्टी, जो आपका यूट्यूब पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर करवाने वाला है अलॉन्ग विद नोट्स, आपके इलस्ट्रेशंस, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड में होते हैं, सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डू चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। इसके अंदर मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर ऑलरेडी डाल दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर ऑलरेडी डाल दिया है, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। और अब हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, जिसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स मैंने डाल दिए, जिसमें हमने नोट्स प्लस इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जो ये वीडियो है पार्ट 3, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया लिवरेज चैप्टर का, और तब जाके आप पार्ट 3 में आए हों। और यहाँ पर हम करने वाले हैं हमारे मॉड्यूल के जो भी एंड में जो सम्स दिए हुए हैं ना चैप्टर के एंड में, वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। तो जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट्स भी बना के रखे हैं। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस मैंने आप एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करके आओगे उस हिसाब से आपको करके दिए हैं। अगर आपको इन नोट्स को एक्सेस करना है तो ये है टेलीग्राम चैनल अपना, इस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए ये सारे नोट्स जो है वहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो डू ज्वाइन द चैनल और ये सारे नोट्स आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं हम जिसके लिए इस वीडियो में आए हैं, विच इज़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो यहाँ पे चैप्टर के एंड में दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ आई मैक्स लिमिटेड, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इंक्रीज बाई 10%। आपको याद होगा ईपीएस और सेल्स का जो रिलेशनशिप है वो कौन सा लेवरेज बताता था। देखो मैं आपको एक बार फिर से याद करवा देता हूँ। आपका जो ईबीआईटी का और सेल्स का जो रिलेशनशिप है वो बताता था ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, आई होप ये याद होगा। आपका जो ईपीएस का और ईबीआईटी का रिलेशनशिप है वो बताता था फाइनेंशियल लेवरेज, और उसके बाद में आपका ईपीएस का और सेल्स का जो रिलेशनशिप है वो बताता है आपका कंबाइंड लिवरेज। तो यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है बेटा, यहाँ पे हमें बात करनी है कंबाइंड लिवरेज की, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बोला है इन्होंने और सेल्स बोला है। ठीक है, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने कितना दिया हुआ है, 1,57,500। आई होप मैंने जो अभी बोला वो आपको समझ में आया होगा। देख लो यहाँ पे लिखा भी है मैंने आप लोगों के लिए, नोट्स जो है उसके अंदर लिखा भी है कि सेल्स और ईबीआईटी का कौन बताता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। ईबीआईटी और ईपीएस का कौन बताता है, फाइनेंशियल लेवरेज। और कंबाइंड लेवरेज का बताता है सेल्स और ईपीएस। ठीक है, चलो वापस से आ जाते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है 1,57,500। ओके, ईबीआईटी दिया हुआ है 31,50,000 ये दिया हुआ है, और अर्निंग्स बिफोर टैक्स दिया हुआ है 14 lakhs का। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सेल्स इंक्रीज बाय 10%। क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। कंबाइंड लिवरेज निकालना है बेसिकली हमें, क्योंकि आपको पता है कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और अगर इसके इक्वल में हम यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज लिख दे, सपोज एक्स लिख दे, कंबाइंड लिवरेज जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना 10%, है ना। इस 10 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारे पास। यस, तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है कंबाइंड लिवरेज की। कंबाइंड लिवरेज निकालना चाहते हैं हम ये वाले फॉर्मूला से, है ना। इस फॉर्मूला से हम कंबाइंड लिवरेज निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हमारे पास ईबीटी तो है ही, ईबीटी तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या कंट्रीब्यूशन है क्या हमारे पास, कंट्रीब्यूशन देखो ईबीआईटी में अगर फिक्स कॉस्ट ऐड कर दे तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एक बार फिर से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ईबीआईटी में अगर फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे तो क्या कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जैसे अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, और फिर जाके हमारा ईबीआईटी आता है। इतना आई होप आपको पता होगा। अब जब क्वेश्चन ने मुझे ईबीआईटी ऑलरेडी दे रखा है तो क्या ये जो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके ही तो ईबीआईटी आया है ना। तो अगर मैं ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट वापस से ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यस और नो। यस,
तो बेटा आप इसको सॉल्व कैसे कर लोगे, आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है DCL इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, यही तो आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं वैल्यूज रख देता हूँ DCL जो कि मैंने अभी तक कैलकुलेट करा नहीं है, जो अभी मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है मुझे, कंट्रीब्यूशन में निकालूंगा 31,50,000 जो मुझे दिया हुआ है, 31,50,000 क्या है बेटा, EBIT दिया हुआ है। उसमें अगर मैं प्लस कर देता हूँ, कितना 1,57,500, ये अगर मैं प्लस कर देता हूँ और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ EBT से। EBT कितना दिया हुआ है, 14 lakhs का दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 14 lakhs का दिया हुआ है, चेक कर लो एक बार। क्वेश्चन में EBIT हमें 31,50,000 दिया हुआ है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 1,57,500, तो इन दोनों को ऐड किया हमने कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए और डिवाइड बाई 14 लाख से कर दिया, विच इज़ अवर EBT। तो अगर ये मैं कर देता हूं तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आता है, एक बार चेक करते हैं कितना आता है बेटा, 2.3625। ये आपका क्या निकल के आया, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। अब बेटा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज आपका निकल के आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज में। यहाँ पे आप कितना रख दोगे, यहाँ पे आप डाल दोगे 2.3625 और 10% आपको ये दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS का, परसेंटेज चेंज इन EPS का आंसर आपका निकल के आ जाएगा 23.625%। दिस वॉज द वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और आपके मॉड्यूल ने वही करके दिया है। ठीक है, ये एक तरीका था जो मैंने आपको, इजी सा तरीका जो था जिसको आप फटाफट से करके सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम थोड़ा सा एक और तरीका देख लेते हैं जो आपके मॉड्यूल ने आपको करके दिया है। मॉड्यूल क्या बोलता है कि आप सबसे पहले क्या करो, कंट्रीब्यूशन तो निकालो ही निकालो, और EBIT आपको दिया हुआ ही है, तो आपको पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, है ना। तो आप क्या निकालो, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। ठीक है, पहले तो ये निकाल लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर जब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा तो ये वाला जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है ना, EBIT और सेल्स वाला जो दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो आपको दिया हुआ ही है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रख के आप क्या निकाल लो, परसेंटेज चेंज इन EBIT कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज चेंज इन EBIT कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब बोलता है कि अब आप क्या निकालो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालो, क्योंकि आपके पास EBIT भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके पास EBT भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो DFL निकालो। फिर DFL वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला EPS और EBIT का, इससे निकालो क्या, परसेंटेज चेंज इन EPS, इससे कैलकुलेट करके दो हमें। तो यहाँ पर DFL रख दो, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन EBIT आप लोगों ने निकाल ही लिया, तो ये सब रख दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन EPS का 23.625। बेटा दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो तरीका आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आई विल रिकमेंड कि आप मॉड्यूल वाला फॉलो नहीं करके ये जो मैंने आपको जो ऑल्टरनेट तरीका बताया है यहाँ पे कंबाइंड लिवरेज वाला, ये छोटा पड़ेगा आपका, छोटू सा होगा और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाला प्रेफर करने की कोशिश करना, बाकी किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर मेगा लिमिटेड। प्रोडक्शन लेवल 2500 यूनिट्स है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150 रुपीज़ दे रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है 6 का, कंबाइंड लिवरेज है 24 का, टैक्स रेट है 30%, कंप्यूट इट्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। क्या कैलकुलेट करके देना है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करके देना है। तो चलो इन इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो प्रोडक्शन लेवल 2500 यूनिट्स दे रखा है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, इसका मतलब मैं 2500 को अगर 150 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ, और मुझे पता है ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT।
तो मेरे पास ऑपरेटिंग लिवरेज है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, तो क्या मैं EBIT कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट कर लेंगे? हमारा EBIT कैलकुलेट कर लेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला रख के EBIT निकाल लिया हमने, 62,500 का EBIT कैलकुलेट कर लिया। बट क्या EBIT हमें इसको कैलकुलेट करके देना था? नहीं, हमें तो इसको क्या कैलकुलेट करके देना था? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। आपको पता है EBIT में से क्या माइनस होता है बेटा? इंटरेस्ट माइनस होता है, तब जाके EBT आता है, और EBT में से टैक्स माइनस करते हैं तो जाके हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमें बेसिकली, तो उसके लिए ये कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला यूज करें। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है कि आपका यहाँ पे देख लो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। दिस इज योर कंबाइंड लिवरेज फॉर्मूला। तो क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे पास? क्या कंबाइंड लिवरेज है हमारे पास? तो क्या EBT निकाल सकते हैं हम? क्या हमारे पास कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है? क्या कंबाइंड लिवरेज दिया हुआ है? यस, कंबाइंड लिवरेज 24 है, कंट्रीब्यूशन हमने निकाला ही है। तो क्या EBT की कैलकुलेशन कर सकते हैं? EBT कितना आया? 15,625 का क्या आया? 15,625 का हमारे पास निकल के आया EBT। और जब EBT निकल के आ गया तो इसमें से क्या 30% माइनस कर देंगे, तो क्या हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा? तो क्या हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा? आई होप इजी सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। फिर बेटा लास्ट में इसमें इनकम स्टेटमेंट बना के दे देना इनको कि कंट्रीब्यूशन इतना था, फिक्स कॉस्ट इतनी दी हुई थी, क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, इसको हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला, क्योंकि EBIT हमने कैलकुलेट कर लिया था ना, तो बीच का बैलेंसिंग फिगर क्या है? फिक्स कॉस्ट। फिर हमने EBT कैलकुलेट कर लिया था, तो बीच का बैलेंसिंग फिगर क्या है? इंटरेस्ट, और टैक्स हमने माइनस किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? EAT का 10,937.5 इज योर आंसर। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप समझ में आ गया, इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी A एंड B। दोनों का इनकम स्टेटमेंट बना के देना है। कंपनी A की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.20 का दिया हुआ है। इसका मतलब आपको पता होगा बेटा, हमारा जो टोटल सेल्स होता है ना, वो होता है BEP सेल्स प्लस MOS सेल्स। पार्ट 2 में समझाया था मैंने आपको, ठीक है। इस चैप्टर का पार्ट 2 जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें आपको ये सब समझाया था अच्छे से। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अगर 0.20 है तो हमारा BEP सेल्स कितना हो जाएगा बेटा? 0.80, ठीक है। इंटरेस्ट दिया हुआ है 3000 का। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन रेशियो। कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। कितना दिया हुआ है? 25% का। फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 4 का, और टैक्स रेट दिया हुआ है कितना? 45% का। टैक्स रेट 45% का। बेटा मैं सिर्फ एक कंपनी का आपको कैलकुलेट करके दूंगा, सेकंड कंपनी का आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक कंपनी का कैलकुलेट करके दूंगा, सेकंड का खुद कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है और फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है। इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी कुछ इलस्ट्रेशंस करे थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 भी किया था क्या इस पे, प्रैक्टिकल सम में पार्ट 2 में? यस, उसमें भी कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और फिर हमने फॉर्मूला को ओपन करके फिर हमने एक चीज़ कैलकुलेट करी थी। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला याद करो बेटा, क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। यही फॉर्मूला होता है फाइनेंशियल लिवरेज का, EBIT डिवाइडेड बाई EBT। तो बेटा ये जो EBIT है, ये जो EBIT है और नीचे जो EBT है, EBT कैसे आया होगा? EBT कैसे कैलकुलेट किया होगा आपने? EBT कैलकुलेट किया होगा आपने EBIT में से जब इंटरेस्ट माइनस करते हो तभी तो EBT आता है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला को कि EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, ये लिख सकता हूँ मैं, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मुझे 4 दिया हुआ है, ठीक है। EBIT मुझे दिया हुआ नहीं है, नीचे मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है 3000 का। ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरा EBIT कितना कैलकुलेट होके आता है बेटा? 4000 का EBIT हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? 4000 का EBIT हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब हमारे पास ईबीआईटी है, हमारे पास इंटरेस्ट है, हमारे पास ईबीटी भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, निकाल के क्या देना है इनको, अच्छा इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो सिर्फ 3 ही इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है। ठीक है, अब बेटा एक और चीज़ याद करना, मैंने बोला था कि आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है, वापस से नोट्स पे लेके जाता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नोट्स पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ये वाली बात याद है क्या आपको? DOL इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MOS, और या फिर MOS इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई DOL। याद है आपको ये चीज़, है ना? तो मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है क्या? तो क्या मैं 1 डिवाइडेड बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी करके क्या मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। तो सबसे पहले मैंने ये कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एमओएस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 0.20, और 5 मेरा क्या आ गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या क्या? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अब मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बेटा? 2 इन्फॉर्मेशन मैंने कैलकुलेट करी, एक मैंने 4000 का ईबीआईटी कैलकुलेट किया, एक मैंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया 5। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जब मेरे पास आ गया, तो क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला पता है आपको? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी ही तो था इसका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो बेटा ईबीआईटी तो मैंने जस्ट कैलकुलेट किया, क्या अभी ईबीआईटी अभी अभी कैलकुलेट किया। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है मेरे पास, तो क्या बैलेंसिंग फिगर में कंट्रीब्यूशन बच के आ जाएगा? यस। तो फॉर्मूला रख दो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी 4000, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 5 हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। तो अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा आपका? 20,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 20,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब तो बेटा कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाना है, और इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है सेल्स की। सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स। क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स। तो हमारे पास पीवी रेशियो है, हमारे पास क्या है बेटा? कंट्रीब्यूशन है। तो क्या मैं कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीवी रेशियो करके सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीवी रेशियो करके टोटल सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकाला है मैंने? 20,000 का। 20,000 डिवाइडेड बाई 25% अगर करता हूँ तो क्या मेरी सेल्स आ जाएगी मेरे पास? 80,000 की। ठीक है, 80,000 की सेल्स आ गई। 20,000 का कंट्रीब्यूशन है, तो क्या मेरा 60,000 का बैलेंसिंग फिगर में वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा? यस। या फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वेरिएबल कॉस्ट का? जब कंट्रीब्यूशन 25% है तो 75% क्या होगी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट होगी सेल्स की। ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अरे ये कंट्रीब्यूशन रेशियो तो है 25% जो है, तो बीच में जो माइनस हुआ वो कितना माइनस हुआ होगा सेल्स में से? 75%। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? 75% ऑफ सेल्स। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ती है बेटा फिक्स्ड कॉस्ट की। क्या फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है हमें? नहीं, बट हमने ईबीआईटी कैलकुलेट किया था। क्या ईबीआईटी कैलकुलेट किया था? तो अगर हम कंट्रीब्यूशन में से ईबीआईटी माइनस करेंगे तो क्या बैलेंसिंग फिगर में फिक्स कॉस्ट बच जाएगा हमारे पास? यस। इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, 3,000 का ईबीटी हमने यहाँ पे निकाल लिया, और टैक्स की रेट 45% दिया हुआ है, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमने इनको कैलकुलेट करके दे दिया। और इनकम स्टेटमेंट जो बनाना था कंपनी ए के रिगार्डिंग हमने इनकम स्टेटमेंट बना के इनको दे दिया। सिमिलर वे में आपको कैलकुलेशन कर लेनी है बेटा कंपनी बी के लिए। ठीक है, मैंने एक कंपनी का आपको यहाँ पे करके दिया है, सेकेंड कंपनी का आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पीएस लिमिटेड एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर कंसिस्टेड एज फॉलोज। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख का, और 10% डिबेंचर्स दिए हुए हैं 10 लाख के, तो टोटल है हमारे पास 20 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स डिक्रीज्ड टू 1 लाख यूनिट्स एज कम्पेयर टू 1,20,000 यूनिट्स इन द प्रीवियस ईयर। बोल रहा है पिछले साल 1,20,000 यूनिट की सेल करी थी, बट इस साल हमारी सेल जो है वो 1 लाख यूनिट्स की ही कर पाए, मतलब 20,000 यूनिट की सेल हमारी कम हुई। ठीक है,
हाउएवर द सेलिंग प्राइस स्टूड एट 12 पर यूनिट। बोलता है सेलिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, पिछले साल भी 12 ही थी और इस साल भी 12 ही है। एंड वेरिएबल कॉस्ट 8 पर यूनिट फॉर बोथ द ईयर्स। ओके, वेरिएबल कॉस्ट भी 8 ही थी और अभी भी 8 ही है। द फिक्स्ड एक्सपेंसेस वर 2 lakhs पर एनम। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 2 lakhs पर एनम की है और द इनकम टैक्स रेट इज कितना 30%। इनकम टैक्स रेट 30% का दिया हुआ। नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है बेटा। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या कैलकुलेट करना है? द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करके देना है एट 1,20,000 यूनिट्स एंड 1 lakh यूनिट्स। दोनों यूनिट्स पे DFL कैलकुलेट करके देना है। DOL कैलकुलेट करके देना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, दोनों यूनिट्स के ऊपर जब 1 लाख थी और जब 1,20,000 थी। और परसेंटेज ऑफ चेंज इन EPS, दोनों का EPS कैलकुलेट करो और परसेंटेज ऑफ चेंज निकाल के दो। तो ये 3 चीज़ें। तो बेटा इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर पाएंगे इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से, है ना। तो इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं और इनकम स्टेटमेंट एक तो 1 लाख यूनिट का कॉलम बना लेते हैं, एक 1,20,000 यूनिट का कॉलम बना लेते हैं और इन्फॉर्मेशन पुट करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यही किया है, इनकम स्टेटमेंट बना लिया। एक जगह मैंने 1 लाख यूनिट का कॉलम बनाया, एक जगह मैंने 1,20,000 यूनिट का 1,20,000 यूनिट्स का कॉलम बनाया। तो सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। सेल्स कैसे आएगी? सेल्स बोलता है कि 1 लाख यूनिट्स और सेलिंग प्राइस कितनी है 12, तो 1 लाख यूनिट्स में कितनी सेल्स आ जाएगी? 12 lakhs की सेल्स आ जाएगी। और इसमें कितनी सेल्स आ जाएगी? यूनिट्स 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो 14,40,000 की आपकी सेल्स आ जाएगी। ठीक है, फिर वेरिएबल कॉस्ट इसने दिया हुआ है कितना 8 पर यूनिट। तो यूनिट्स को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक में 8 lakhs आ जाएगी और एक में 9,60,000। और जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में, या फिर आपको मोस्टली पहले इनकम स्टेटमेंट के बारे में ही सोचना है, क्योंकि उससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो आप फॉर्मूला में पुट करते हो। तो आपके लिए क्वेश्चन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट डाल दिया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, फिर फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस कर दो। 2 lakhs के दोनों ही केसेस में 2-2 लाख के ही रहेंगे। फिक्स तो फिक्स ही रहते हैं, चाहे कम सेल करो चाहे ज़्यादा सेल करो। तो 2-2 लाख के दोनों में डाल दिए यहाँ पे फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे कंट्रीब्यूशन में से तो आपके पास क्या आ जाएगा? EBIT कैलकुलेट करके आ जाएगा। EBIT में से क्या माइनस कर दो बेटा? EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दो। और इंटरेस्ट किस पे लगता है बेटा? डिबेंचर्स पे। डिबेंचर्स कितने हैं? 10 lakhs के। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 10%। मतलब 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया, 10 lakhs का 10%। 1 लाख का इंटरेस्ट, दोनों ही केसेस में 1 lakhs के इंटरेस्ट यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख। और जब EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? EBT आ जाएगा। आपके पास क्या टैक्स रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में? यस। तो EBT में से टैक्स माइनस कर दो 30%, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि कितने हैं? 10 lakhs डिवाइडेड बाई 100, मतलब 10,000 जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों ही केसेस में जो है आपके, उससे अगर डिवाइड कर दोगे EAT को तो आपका अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब बेटा इन्फॉर्मेशन तो सारी है ही। इसने सबसे पहले हमें दोनों लेवल्स पे क्या पूछा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। फॉर्मूला क्या होता है DFL का? EBIT। फॉर्मूला क्या होता है? EBIT डिवाइड बाई EBT। EBIT हमने कैलकुलेट कर लिया, EBT हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों लेवल्स के लिए निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा इसने, दूसरे में हमसे क्या पूछा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दोनों लेवल्स पे। तो ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT फॉर्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन भी हमने निकाला हुआ है और EBIT भी हमने निकाला हुआ है दोनों ही लेवल्स पे। तो ये कर लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और फिर इसने हमसे पूछा क्या? EPS में क्या चेंज हुआ? क्या पूछा इसने? परसेंटेज चेंज इन EPS। तो बेटा EPS में चेंज को समझना, पहले हमारा EPS, पहले हम कितनी सेल किया करते थे? 1,20,000 यूनिट की। अब हम कितनी सेल करते हैं? 1 लाख यूनिट्स की। तो EPS पहले कितना था? 12.6 का, अब कितना है? 7 का। तो क्या EPS इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो EPS 12.6 से 7 हो गया, इसका मतलब EPS आपका क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ परसेंटेज टर्म्स में वो बता दो। कितना डिक्रीज हुआ बेटा? 12.6 माइनस 7, 5.6 तो वैल्यू टर्म्स में हुआ, और 5.6 कितने पे डिक्रीज हुआ? 12.6 पे। तो 5.6 डिवाइडेड बाई 12.6 कितना आ जाएगा? 44.44% का परसेंटेज चेंज इन EPS आपका आ जाएगा, विच इज अ डिक्रीज इन EPS। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो जाता है। आई होप इजी सा सम था।
आप इजीली इसको कर सकते हो और सॉल्यूशन मैंने आपको दे ही दिया और समझा भी दिया है, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा मैं बता देता हूँ, इसमें टोटल हमें क्वेश्चंस करने हैं, 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई थिंक 10, 11 और 12 क्वेश्चंस है, जिसमें से 10th हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में कर लिया था और 4 ऑलरेडी कर लिए, तो 5th हम करने वाले हैं अभी, ठीक है। बोलता है 5th क्या बोलता है, देखो। The sale revenue of TM Excellence Limited at the rate of ₹20 per units of output is 20 lakhs। बोलता है कि 20 रुपये पर यूनिट की सेलिंग प्राइस है, जिसका हमारा टोटल आ रहा है 20 लैक्स का, ठीक है। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 लैक्स, सेल्स 20 लैक्स का है, कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लैक्स का है, ठीक है। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट का लेवल कितना है बेटा, 20 लैक्स की सेल्स है, 20 पर यूनिट है, तो 20 लैक्स डिवाइडेड बाई 20 अगर करते हो तो 1 लाख का आउटपुट आ जाएगा। तो बोलता है एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब जब 1 लाख यूनिट बनाते हो, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द कंपनी इज 2.5, DOL दिया हुआ है 2.5 का। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी के पास कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1 लैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 1 लैक्स का। द एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 50%, टैक्स रेट दिया हुआ है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल 16% है। इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इक्विटी है और उसके साथ में क्या है, डेट है, जिसका रेट कितना है, 16% का है। रेट कितना है डेट का, 16% का। कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है एट सेल्स रेवेन्यू ऑफ 20 लैक्स, 20 लाख की रेवेन्यू पे, मतलब इस रेवेन्यू पे 1 लाख यूनिट्स पे। एंड अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS। ध्यान से समझना इसको, क्या बोलता है। सबसे पहले तो आप हमें EPS कैलकुलेट करके दो, ठीक है, और अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल कैलकुलेट करके दो। क्या कैलकुलेट करके दो, अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल। फिर क्या बोलता है, 2 चीजें कैलकुलेट करके देनी है, EPS और डेट कैलकुलेट करके देना है, क्योंकि डेट का परसेंटेज तो दिया है इसने, हमें डेट का अमाउंट इसने नहीं दिया है, ठीक है। इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS। ध्यान देना, बोलता है 25% अगर आपका सेल्स नीचे जाएगा ना, तो आपका EPS जितना भी था ना वो पूरा खत्म हो जाएगा। 25% अगर आपका सेल्स नीचे जाएगा तो आपका EPS 0 हो जाएगा। इसका मतलब जितना भी था आपका EPS वो सब क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा 25% डिक्लाइन करता हूँ सेल्स में, तो मेरा 100% ऑफ EPS नीचे चला जाएगा, 100% ऑफ EPS चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो क्या। तो मैंने सबसे पहले यही बोला है बेटा, इसमें देखो क्वेश्चन मेंशंस दैट 25% चेंज इन सेल्स विल वाइप आउट EPS, दैट इज EPS विल रिड्यूस बाई 100%। EPS कितने से रिड्यूस होगा, 100% से रिड्यूस होगा। अब याद करो EPS और सेल्स इन दोनों का रिलेशनशिप कौन सा लिवरेज बताता था, इन दोनों का रिलेशनशिप बताता है बेटा कंबाइंड लिवरेज। इन दोनों का रिलेशनशिप कौन सा लिवरेज बताता था, कंबाइंड लिवरेज। फॉर्मूला डाल दो, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो क्या कंबाइंड लिवरेज आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्या आप कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हो इसकी हेल्प से, यस। तो निकाल लो, परसेंटेज चेंज इन EPS कितना है, 100 का। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है, 25% का। DCL कितना आ जाएगा, 4 का। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है क्या, जब हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है और हमने डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट कर लिया है, तो क्या हम इजीली डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, DOL मल्टीप्लाइड बाई DFL। फॉर्मूला पुट करोगे तो आपके पास क्या DFL आ जाएगा, DCL इज इक्वल्स टू DOL मल्टीप्लाइड बाई DFL। DFL इज इक्वल्स टू, DFL को इधर रख लिया और DOL को इधर भेज दिया, तो DCL डिवाइड बाई DOL। DCL कितना है, 4 निकाला, DOL 2.5 क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ पे 2.5 गिवन है, तो ये निकाल दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, DFL 1.6 का हमारे पास क्या आ गया, DFL 1.6 का आ गया, ठीक है। तो बेटा इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब जब ये डेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें DFL यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि DFL कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि ये डेट की बात कर रहा है ना, डेट निकाल के देना है ना, इसका मतलब डेट से रिलेटेड कौन सा अपना लिवरेज होता है, DFL लिवरेज होता है। तो DFL निकालने के लिए जो हमें करना था वो ऑलरेडी हमने कर लिया।
अब डीएफएल का फॉर्मूला याद करो सब जन। डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, है ना। इसी फॉर्मूला को ओपन वे में लिख दो, जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन में लिखा था। ईबीटी को कैसे लिख सकते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट भी तो लिख सकते हैं। अब डीएफएल तो हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, डीएफएल तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। क्या हमारे पास ईबीआईटी है क्या हमारे पास ईबीआईटी है क्या? ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया हुआ तो नहीं है, बट बेटा मुझे कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, और मुझे पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो क्या मैं इस फॉर्मूला से ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया ईबीआईटी। यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट किया देखो, मेरे को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी लिख दिया मैंने। यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रखा और कंट्रीब्यूशन 10 लाख का दिया हुआ ही है, और ईबीआईटी मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेशन करके निकाल लिया कितना, 4 लाख का। यही ईबीआईटी मैंने यहाँ पुट कर दिया और इंटरेस्ट निकाल लिया सॉल्व करके इसको, फिर कितना 1,50,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया, 1,50,000 का। आई होप ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ईबीआईटी कैलकुलेट किया, फिर फॉर्मूला में पुट किया और इंटरेस्ट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो ईबीआईटी कितना आया, 1,50,000 का ईबीआईटी मेरे पास आया। इंटरेस्ट कितना आया, 1,50,000 का इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट किया। अब मुझे पता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करके देना था इनको, इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आप इनको डेट कैलकुलेट करके दो। क्या कैलकुलेट करके दो, डेट कैलकुलेट करके दो। तो बेटा अगर मुझे डेट कैलकुलेट करके देना है तो क्या मुझे पता है मैंने जो इंटरेस्ट निकाला है वो कितना परसेंटेज होगा, 16% का होगा ना। तो अगर मैं इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 16% कर दूंगा तो क्या मेरे पास डेट आ जाएगा क्या? यस। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अमाउंट ऑफ डेट निकालने के लिए इंटरेस्ट जो कि 1,50,000 हमने कैलकुलेट करा था उसको डिवाइड बाय 16% कर दिया, तो मेरे पास डेट का अमाउंट आ गया 9,37,500 का डेट का अमाउंट आ गया। दूसरी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की बेटा ईपीएस निकाल के देनी है, नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बना के निकाल के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स है, कंट्रीब्यूशन है, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा मेरा, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। अब ईबीआईटी मैंने ऊपर 4 लाख का कैलकुलेट करा ही था, तो मेरा कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। फिर मैंने इंटरेस्ट निकाल ही लिया, तो इसमें से माइनस करूंगा तो ईबीआईटी आ जाएगा। टैक्स मेरे को 50% का दिया हुआ है क्या, देखो देखें 50% का टैक्स रेट कहाँ पे है, ये रहा 50% का टैक्स रेट दिया हुआ है। तो अगर टैक्स माइनस कर दोगे तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और आपको पता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन्होंने 1 लाख दिया हुआ है, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगा, और यही तो इनकी रिक्वायरमेंट थी। कितना आंसर आ जाएगा, 1.25 का आपका आंसर आ जाएगा अर्निंग पर शेयर का। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बेटा ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आपको सिर्फ 2-3 फॉर्मूलाज याद करना है और पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। तो कभी भी छोड़ के मत जाना ऐसे चैप्टर्स को, ईजी नंबर सही है ना। बोलता है 6th, बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें हमें एसेट्स दिया हुआ है, नेट फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको भी। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख का दिया हुआ है, 10% डेट दिया हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है 3,50,000 के, और करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 1,50,000 का। इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, बेटा इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया। नॉर्मली हमसे बनवाता है ये इनकम स्टेटमेंट, इस बार इसने इनकम स्टेटमेंट हमें बना के ही दे दिया। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बोलता है, फिर आगे पूछता क्या है देखते हैं। सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग 60,000 डेप्रिशिएशन, मतलब फिक्स कॉस्ट है बेटा ये, है ना, फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है। फिर क्या निकाल दिया इसने, यहाँ पे क्या निकाल दिया, ईबीआईटी निकाल दिया। क्या निकाला, ईबीआईटी निकाल दिया। तो मतलब बेटा अगर इसने सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके ईबीआईटी निकाला है, आपको पता है ईबीआईटी तो आता है कंट्रीब्यूशन में से, अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ये सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ध्यान देना। ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इसमें कितनी है, 60,000 की, और बैलेंसिंग फिगर कितना है 60,000। 1,20,000 में से 60,000 गया तो कितना बचा, 60,000 का क्या है इसमें वेरिएबल कॉस्ट है।
आई होप ये बात समझ में आई होगी। फिर बोलता है इंटरेस्ट 60,000 का है, ठीक है, सब कुछ 60 ही है बेटा। अर्निंग्स बिफोर टैक्स 1,60,000 आया और टैक्सेस इन्होंने बोला 56%, 56,000 क्या, और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है 1,04,000 का। बोलता है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेजेस एट द करंट सेल्स लेवल्स इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिशिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट, है ना, ये तो हमने पहले निकाल लिया था। 60,000 के इसमें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। बेटा कुछ नहीं, ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके और फॉर्मूलाज पुट करके आपको निकालना क्या है, इसमें आपको DOL निकालना है, DFL निकालना है और DCL निकालना है। ईजी सा है बेटा, देख लो यहाँ पे मैंने वेरिएबल कॉस्ट आपके लिए कैलकुलेट करके दिया है 60,000 का, और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर कितना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितने हैं 3,40,000 और माइनस 60,000 अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। और हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। EBIT हमें इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है बेटा, और कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम क्या निकाल लेंगे, DOL निकाल लेंगे। DFL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाई EBT, दोनों ही हमें इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है, EBIT और EBT, बस पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। और जब हम DOL को DFL से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, DCL भी आ जाएगा। तो ये आपका DCL भी हो गया बेटा। 6th में फर्स्ट तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया और हमें सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करके आंसर देने थे। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। सेकंड देखो, इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट द सेम लेवल, बोलता है टोटल एसेट्स आपकी 19 lakhs ही रहेगी, है ना, सेम लेवल पे ही रहेगी, बट सेल्स में बोलता है पहला इंक्रीज बाय 20% और दूसरा बोलता है डिक्रीज बाय 20%, कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर एट द न्यू सेल्स लेवल। तो बेटा आपको पता होगा सेल्स और अर्निंग पर शेयर मतलब EPS का रिलेशनशिप कौन सा लेवरेज बताता है, हमारा बताता है सेल्स और EPS का रिलेशनशिप बताता है कंबाइंड लिवरेज। फॉर्मूला पुट करो, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो आपको क्या चेंज करवाना है इसके अंदर, आपको चेंज करवाना है 20% से, दोनों ही केसेस में। तो बेटा 20% से रख के निकाल लो, क्या कर लोगे आप, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। ये गलती से मैंने बेटा यहाँ पे 1.38 लिख दिया है, यहाँ पे 1.38 नहीं लिख के आप कितना लिखोगे 1.75 लिखोगे, ठीक है। 1.75 आप यहाँ पे लिखोगे और 1.75 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे। 1.75 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक बार करके देखना, 1.75 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है बेटा, 35% आता है। कितना आता है, 35%। तो ये सही है, मैंने गलती से यहाँ पे ये वाला लिख दिया है ना 1.38, कैलकुलेशन सही करा है बट मैंने वैल्यू गलत लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो आपने निकाल लिया कि अगर मेरा सेल्स में 20% से चेंज होता है तो मेरा चेंज इन EPS कितना होगा 35% से। तो बेटा अगर सेल्स ऊपर जाएगा तो 35% ऊपर चला जाएगा, अगर सेल्स 20% से नीचे जाएगा तो 35% नीचे आ जाएगा। तो बेटा इसके लिए मुझे ये तो जानना पड़ेगा कि मेरा करंट EPS कितना है, क्योंकि इसने मुझे EPS पूछा है, नया EPS पूछा है ना। तो मेरा करंट EPS निकालना पड़ेगा। करंट EPS कैसे आएगा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 1,04,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 8 lakhs का है और एक शेयर 10 का है, तो 80,000 का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया क्या, यस। तो मेरा EPS कैसे कैलकुलेट होगा, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 80,000 निकाल लो। करंट EPS कितना है आपका 1.3 का। तो बेटा एक बार इसको 35% से इंक्रीज करवा दो और एक बार इसको 35% से डिक्रीज करवा दो, आपको दोनों ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जो भी आपको यहाँ पे 1 और 2 में पूछा था, है ना। नया लेवल इनको कैलकुलेट करके दे दो, आपका नया वाला EPS आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी सबको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना बट, है ना। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। A company had the following balance sheet at the end of current financial year. Equity share capital, reserves and surplus है, 15% debentures है, current liabilities है, fixed assets है और current assets है, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है 4 करोड़ का, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है 65% का, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 2.5 का और इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है 30% का। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर,
ये कैलकुलेट करना है और कमेंट करना है। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है और कंबाइंड लिवरेज भी आपको कैलकुलेट करना है। तो अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स की। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए अर्निंग्स आफ्टर टैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कैसे निकालें, सबसे पहले उसका जुगाड़ करना पड़ेगा। और बेटा ये सब निकालने के लिए हम एक काम करते हैं ना, एक इनकम स्टेटमेंट ही बना देते हैं इनको, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक ही जगह आ जाएगी। एक इनकम स्टेटमेंट ही हम बना देते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन क्या एक ही जगह हमारे पास आ जाएगी। यस और नो? यस। तो इसका सॉल्यूशन जो है ना बेटा, मैंने आपके लिए सॉल्व किया नहीं है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा मॉड्यूल में से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है और आई थिंक हमने किया भी है ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी बेटा, सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्स कैसे निकालेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सेल्स कैसे निकालेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया। बेटा आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, असेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या दिया हुआ है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो। और आपको पता है आपने पहले भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें एसेट्स टर्नओवर रेशियो आया था, आई थिंक पार्ट 2 में किया था, जिसमें एसेट टर्नओवर रेशियो आया था। और एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट्स। टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट्स। क्या हमारे पास टोटल एसेट्स है? यस, 20 करोड़ की हमारे पास क्या है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है। तो टोटल एसेट्स की जगह टोटल एसेट्स रखा, फॉर्मूला रखा और यहाँ 20 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास, सेल्स आ गया। सेल्स आ गया। अब बेटा जब सेल्स आ गया है तो फिर तो कुछ नहीं है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सेल्स आ गया और मुझे पता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है, 65%। तो सेल्स का 65% निकाल दूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा और उसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देता हूं 4 करोड़ का तो मेरे पास अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, है ना। इतना सबको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन भी देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे 7th में देख लो। सेल्स हमने निकाल लिया कितना, 50 करोड़ का, वो रख दिया। 50 करोड़ का 65% हमने वेरिएबल कॉस्ट, फिर इसमें से माइनस किया तो 17.5 का कॉन्ट्रीब्यूशन और लेस फिक्स कॉस्ट किया तो 13.5 का हमारे पास क्या बचा, EBIT। अब आपको पता है EBIT में से अगर इंटरेस्ट माइनस करना है तो क्या आता है हमारे पास, EBT। तो इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, 10 करोड़ का 15% हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। तो बेटा 10 का 15% निकाल दो, कितना आएगा, 10 का 15% विल बी 1.5। 10 का 15% 1.5, ये माइनस करोगे तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से अगर टैक्स रेट आपको 30% दिया ही हुआ है, ये अगर ये माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा आपके पास कितना, 8.4 का। आई होप इनकम स्टेटमेंट सबको समझ में आया होगा। अब तो कुछ नहीं है बेटा, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है हमारे पास 8.4 का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर और मिल जाए तो हमारा अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करके दे देंगे इनको। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है बेटा 50 लाख शेयर्स। 50 लाख शेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, तो डिवाइड बाई 50 लाख शेयर्स अगर आप कर दोगे इसको तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, उस कमेंट करने भी बोला है तो बेटा ये कमेंट्स आप पढ़ लेना कि EPS क्या बताता है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है। ऑलरेडी डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है सब कुछ, है ना। तो आपको एक एक लाइन्स लिख के आनी है इस पर। उसके बाद में दूसरा हमसे इसने क्या पूछा, दूसरा हमसे इसने पूछा है बेटा क्या, दूसरा हमसे इसने पूछा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। दोनों हमने अपने इनकम स्टेटमेंट में निकाल लिया तो बता देना। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय EBT, ये भी हमने इनकम स्टेटमेंट में निकाला हुआ है, ये भी आप कर सकते हो। कंबाइंड लिवरेज दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL कर दोगे तो कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा, या फिर फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। कमेंट की बात रही बेटा, कमेंट मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाई हुई है। EPS के लिए क्या बोलता है देखो, इट इंडिकेट्स द अमाउंट द कंपनी अर्न्स पर शेयर। नॉर्मल सी बातें लिखनी है खाली। इन्वेस्टर्स यूज दिस एज अ गाइड वाइल कि EPS को क्यों यूज करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, बस वो सारी चीजें लिखनी है ना। बोलता है फाइनेंशियल लिवरेज इज वेरी कंफर्टेबल सिंस द डेट सर्विस ऑब्लिगेशन इज स्मॉल वर्सेस EBIT। बोलता है फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है आप वो बता देना, थोड़ा और ज़्यादा लिख देना इसमें। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है वो बता देना, है ना। और उसके बाद नोट्स में आपको सब लिख के दिया हुआ है बेटा। और इसमें इसका ऑपरेटिंग लिवरेज से फाइनेंशियल लिवरेज ज़्यादा है कि कम है बेटा। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज इसका 1.2 है, फाइनेंशियल लिवरेज इसका 1.1 है। तो इसका फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज से कम है तो इट इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ये भी हमने एनालिसिस किया था जब मैंने आपको डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का डिटेल्ड एनालिसिस करवाया था, उसके अंदर सारे कॉम्बिनेशंस आपको बना के दिए थे, है ना।
और उसके बाद में ये इसने क्या बोला कि फाइनेंशियल लिवरेज इज वेरी कंफर्टेबल सिंस द डेट सर्विस ऑब्लिगेशन इज स्मॉल वर्सेस ईबीआईटी। बोलता है फाइनेंशियल लिवरेज अच्छा है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो ईबीआईटी से कम है। ठीक है, नॉर्मल सी बात बोलिए। तो ये कुछ कमेंट्स आप यहाँ पे कर देना इसको। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है अच्छे से समझना, और क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हो ऐसा क्वेश्चन है कि इसका कैलकुलेशन करके आए तो कैसे करके आए, इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो कि कैलकुलेशन वाइज वैसा नहीं है बट प्रेजेंटेशन वाइज कंफ्यूज कर सकता है ये क्वेश्चन, है ना। तो इंपॉर्टेंट मार्क करना। बोलता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 एंड 2 एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। बोलता है आप हमें तीनों लिवरेज कैलकुलेट करके दो, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड। कौन कौन सी सिचुएशन में, सिचुएशन नंबर 1 में और सिचुएशन नंबर 2 में कैलकुलेट करके दो, और फाइनेंशियल प्लान ए में कैलकुलेट करके दो और फाइनेंशियल प्लान बी में कैलकुलेट करके दो। ठीक है, मतलब 4 चीज़ों में कैलकुलेट करके देना है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी बोलता है 4000 यूनिट्स। एक्चुअल कितनी यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना है 75% ऑफ द कैपेसिटी। तो 4000 का 75% कैलकुलेट करना बेटा, कितना आता है 3000 का। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 30 पर यूनिट का, सेल्स आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 15 पर यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन का क्या यूज़ है वो तो हमने निकाल लिया। ठीक है, फिक्स कॉस्ट बोलता है सिचुएशन 1 में फिक्स कॉस्ट है आपकी 15,000 की और सिचुएशन 2 में आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 20,000 की। उसके बाद में 2 प्लान्स इसने दे रखे हैं, फाइनेंशियल प्लान ए और प्लान बी। इक्विटी दे रखा है और डेट दे रखा है। बस यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया और फिर हमें ये कैलकुलेट करके देना है। तो सबसे पहले बेटा 2 सिचुएशंस वाला सॉल्व करते हैं और इनकम स्टेटमेंट बना देते हैं इनको कि सिचुएशन 1 में इतनी फिक्स कॉस्ट है तो हमारी ईबीआईटी कितना आएगा, और सिचुएशन 2 में इतनी फिक्स कॉस्ट है तो हमारा ईबीआईटी कितना आएगा, है ना। तो सबसे पहले बेटा हमारी यूनिट्स कितनी आएगी, इन दोनों में 75% यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटी का, तो कितनी यूनिट आएगी 4000 का 75% 3000 यूनिट्स आ जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हमने 2 कॉलम्स बनाए, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। ये 2 कॉलम हमने यहाँ पे बनाए, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। सेल्स निकाली 3000 यूनिट्स की, 3000 को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया विच इज 30, ये निकाल लिया अमाउंट। वेरिएबल कॉस्ट को 15 से मल्टीप्लाई किया विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये निकाल लिया अमाउंट। कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट केस में हमें फिक्स कॉस्ट कितना रखना है 15,000, सेकेंड केस में हमें फिक्स कॉस्ट कितना रखना है 20,000 का। तो यहाँ पे अगर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, आपका सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में कंट्रीब्यूशन आपके पास आ गया, आपके पास ईबीआईटी आ गया, और कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी करते हो तो क्या डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाता है। और यही तो इसने पूछा है, तो निकाल दो ना इसको, यहीं खत्म कर दो इसको निकाल के। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी 1.5 टाइम्स और 1.8 टाइम्स आपका क्या आ गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब बेटा ध्यान देना, क्या प्लान ए और प्लान बी में आपका ये ऑपरेटिंग लिवरेज चेंज होगा क्या। अगर आपने इसने ऑपरेटिंग लिवरेज 4 जगह पे पूछा था, एक सिचुएशन 1 में, एक सिचुएशन 2 में, एक प्लान ए में और एक प्लान बी में। आपने सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में तो इसको ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के दे दिया यहाँ पे, है ना। पर क्या ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है, क्या ये प्लान ए और प्लान बी में चेंज होगा क्या, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या ईबीआईटी आपका चेंज होने वाला है क्या कभी। क्योंकि प्लान ए और प्लान बी से आपका क्या निकलने वाला है बेटा, इंटरेस्ट निकलने वाला है, और ईबीआईटी के बाद आता है इंटरेस्ट। ईबीआईटी से पहले तो इंटरेस्ट कहीं आता ही नहीं है। तो चाहे सिचुएशन 1, 2 हो, चाहे प्लान ए हो, चाहे प्लान बी हो, आपका सिचुएशन 1 में और सिचुएशन 2 में, है ना, या प्लान ए में और प्लान बी में कभी भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो चेंज नहीं होने वाला है। जो सिचुएशन 1 में है वही प्लान ए और प्लान बी में रहेगा, जो सिचुएशन 2 में है वही प्लान ए और प्लान बी में रहेगा। आई होप इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई होगी। चेंज कहाँ पे आएगा बेटा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में। कहाँ चेंज आएगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में।
तो आगे का इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब आगे का इनकम स्टेटमेंट क्या है बेटा, ईबीआईटी हमने यहाँ से ले लिया 30,000 और 25,000। इस बार कॉलम पे ध्यान देना, इस बार हमारा चेंज हो जाएगा क्या, सिचुएशन 1 के प्लान ए और प्लान बी में दोनों में हमारा जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो अलग आएगा क्या, यस। सिचुएशन 2 के प्लान ए और प्लान बी में फाइनेंशियल लिवरेज अलग आएगा क्या, आएगा बेटा, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी दोनों में इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग है ना। और सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में ईबीआईटी जो है वो अलग अलग है। तो हमें क्या कॉलम बनाना पड़ेगा बेटा, एक सिचुएशन 1 में आप प्लान ए और प्लान बी का डीएफएल निकाल दो, एक सिचुएशन 2 में आप प्लान ए और प्लान बी का डीएफएल निकाल के दे दो। ठीक है, ध्यान से देखना, ईबीआईटी मैंने यहां से उठा लिया 30,000, सिचुएशन 1 में 30,000 और 30,000, प्लान ए और प्लान बी में सिचुएशन 1 में ईबीआईटी तो 30,000 ही रहता है ना, इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया। प्लान ए में इंटरेस्ट कितना है 10,000 का 20% इज 2,000, प्लान बी में 5,000 का 20% इज 1,000, तो 2,000 और 1,000 का इंटरेस्ट डाला, ईबीटी कैलकुलेट किया और फॉर्मूला पुट करके डीएफएल का ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी करके ये कैलकुलेट करके दे दिया। ऐसे ही सिचुएशन 2 में मैंने 25,000 और 25,000 का ईबीआईटी लिया, इंटरेस्ट माइनस किया 2,000 और 1,000 का, डीएफएल का फॉर्मूला लगाया और मैंने डीएफएल कैलकुलेट करके दे दिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करके देना है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। इसी तरीके से कर देना बेटा, सिचुएशन 1 में प्लान ए और प्लान बी में आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होगा, तो प्लान ए और प्लान बी के 2 कॉलम बना लिए बेटा। सिचुएशन 1 की बात करते हैं, सिचुएशन 1 में देखो, सिचुएशन 1 में हमारा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला तो याद है ना आपको, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ये फॉर्मूला होता है ना। तो सबसे पहले याद करो, सिचुएशन 1 में हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना निकाला, 1.5 का निकाला, और प्लान ए में कितना निकाला, 1.07 निकाला। तो यहां पे कर दो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.07। सिमिलरली प्लान बी में, प्लान बी सिचुएशन 1 कॉम्बिनेशंस बनाने बेटा, प्लान बी सिचुएशन 1 में 1.5 और प्लान बी में कितना 1.034, तो निकाल दो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.034। सिमिलरली सिचुएशन 2 का भी रख के आप कर लोगे, सिचुएशन 2 में कितना लिया है 1.8, तो 1.8 में एक बार तो 1.09 ले लेना और एक बार 1.04 ले लेना, तो आपका ये भी आ जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। आई होप बेटा ये कॉम्बिनेशंस और क्यों हमने ये सब किया वो सब समझ में आया। एक बार फिर से समझ लेना, पहले हमें ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा, ऑपरेटिंग लिवरेज का इंटरेस्ट पे कोई असर नहीं, इंटरेस्ट का ऑपरेटिंग लिवरेज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो हमारा सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में ही डिफरेंस आएगा, प्लान ए और प्लान बी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज का, है ना। तो हमने सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 का इनको ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के दिया। फिर जो प्लान ए और प्लान बी में जो इंटरेस्ट चेंज हो रहा था ना, उसकी वजह से डिफरेंस डीएफएल में आ रहा था, तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करके देना था, और अगर डीएफएल में डिफरेंस आएगा तो डीसीएल में तो आएगा ही, तो उसका भी कॉलम डीएफएल के जैसे ही बनाना था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 किया ना अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 8 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली ये बोलना चाहता है कि सिचुएशन 1 में प्लान ए को स्टडी करो और प्लान बी को स्टडी करो और कौन सा बेटर है वो बता दो, सिचुएशन 2 में प्लान ए को स्टडी करो और प्लान बी को स्टडी करो, फिर हमें अच्छा बता दो। ठीक है, इस तरीके से ये पूछना चाहता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या बोलता है, 9 क्या बोलता है, देखो बेटा, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नव्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज गिवन। आउटपुट दे रखा है 1 लाख यूनिट्स का, सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च इज एज फॉलोज। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 7% डिबेंचर्स है और करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है। बोलता है नव्या लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक एन एक्सपांशन प्रोजेक्ट टू यूज द मार्केट पोटेंशियल दैट विल इन्वॉल्व 10 lakhs। बोलता है नव्या लिमिटेड एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, एक एक्सपांशन करना चाहती है जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है इनको 10 lakhs की। द कंपनी एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन आउटपुट बाई 50%। बोलता है अगर आप ये 10 lakhs लगाते हो ना तो आपका आउटपुट कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 50% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, करंट आउटपुट कितना है हमारा 1 lakhs, तो नया कितना हो जाएगा 1 lakhs प्लस 50% ऑफ 1 lakhs इज 1,50,000 का नया आउटपुट हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाई 5 lakhs। बोलता है जो फिक्स कॉस्ट अभी आपकी 10 lakhs है ना वो 5 lakhs से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 15 lakhs की फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज बाई 10%। बोलता है जो वेरिएबल कॉस्ट अभी आपकी 20 आ रही है ना पर यूनिट, वो -10% हो जाएगी, मतलब 2 रुपये डिक्रीज हो जाएगी।
और 18 रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। बोलता है कि आप जो एग्जिस्टिंग आउटपुट बनाओगे ना, जो आप नया आउटपुट बनाओगे ना, बोलता है उसको आप करंट जो सेलिंग प्राइस थी ना आपकी, उसी पर ही बेच सकते हो। मतलब 40 में बिक जाएगा वो जो 50,000 यूनिट एक्स्ट्रा बनाई है, ठीक है। The following alternative schemes for financing the proposed expansion program are planned। बोलता है ये दो स्कीम से हम ये जो 10 लाख रुपए है वो लेके आ सकते हैं। देखते हैं क्या है। पहला बोलता है एंटायरली हम किससे लेके आ जाए, 10 रुपए पे इक्विटी शेयर इश्यू कर दे 10 लाख रुपए के, तो यहाँ पर 1 लाख शेयर हो जाएंगे आपके टोटल। 10 lakhs डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख शेयर्स इश्यू कर दे इक्विटी शेयर्स। दूसरा बोलता है 5 lakhs by issue of equity shares of ₹10 each and the balance by issue of 6% debentures of 100 each। इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, इसको भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लायक क्वेश्चन है ना। तो बोलता है दूसरा बोलता है 5 लाख तो इक्विटी शेयर से लेके आ जाओ, मतलब 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर दो और बाकी के जो 5 लाख है ना वो डेट इशू कर दो, डिबेंचर इशू कर दो 6% की रेट पे। तीसरा बोलता है कि आप पूरा का पूरा किससे अरेंज कर लो, 10 लाख आप डिबेंचर से ही अरेंज कर लो। हमें क्या बताना है, फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑल्टरनेटिव्स वुड यू रिकमेंड फॉर नव्या लिमिटेड। कौन सा ऑल्टरनेटिव आप प्रेफर करते हो वो बताना है, विद रेफरेंस टू रिस्क एंड रिटर्न इन्वॉल्व्ड अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 40%। बोलता है टैक्स रेट 40% मान लो और आप हमें अपना एनालिसिस तो रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होगा कि ये करने के लिए हमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 और ऑल्टरनेटिव 3 का। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं और अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। रिटर्न तो मतलब अर्निंग पर शेयर। तो पहला ऑल्टरनेटिव 3 कॉलम बना ले सबसे पहले, इसके अंदर ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 और ऑल्टरनेटिव 3। और बेटा एक कॉलम बना लो एग्जिस्टिंग का। एग्जिस्टिंग का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या कोई फायदा हो रहा है क्या ईपीएस में, वो भी तो चेक करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा आउटपुट एग्जिस्टिंग में कितना है 1 lakhs और बाकी के तीनों सिचुएशन में कितना आएगा 1,50,000, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है ना। सेल्स को आपने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, आउटपुट को, तो आपके वैल्यूज आ गई। वेरिएबल कॉस्ट पहले केस में कितनी आएगी 20 रुपीज़ के हिसाब से आएगी, बट बाकी के केसेस में 18 रुपीज़ के हिसाब से आएगी। आपको पता है क्यों आएगी, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ाते टाइम आपको सब समझा दिया था बेटा। बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10% से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट, ठीक है। तो आपने माइनस कर दिया सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट देखो बेटा, फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग में कितनी आएगी 10 lakhs, बट बाकियों में कितनी आएगी, तीनों अल्टरनेटिव में बेटा 15 lakhs आएगी, क्योंकि इन्होंने बोला फिक्स कॉस्ट कितनी से इंक्रीज हो जाएगी 5 lakhs से। तो देख लो पहले अल्टरनेटिव में 10 लाख लिखी है, बाकी तीनों में 15-15 लाख लिखी है। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी आ जाएगा। अब हमें इंटरेस्ट माइनस करना है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना है। तो एग्जिस्टिंग में इंटरेस्ट कितना लग रहा है बेटा, एग्जिस्टिंग में हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है जो हमारी बैलेंस शीट में है उसी पे लगेगा। तो 10 लाख पे 7% का इंटरेस्ट, ये तो सब में लगना ही लगना है बेटा, चाहे ऑल्टरनेटिव 1 हो 2 हो या 3 हो। 70,000 रुपए तो सब में लगने ही लगने हैं, क्योंकि ये डिबेंचर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, है ना। तो सब में 70,000 तो लगने ही लगने हैं आपके। तो पहले एग्जिस्टिंग का देख लो, एग्जिस्टिंग में कितना आया 70,000 आ गया। अब ऑल्टरनेटिव 1 का देखो, ऑल्टरनेटिव 1 में क्या इशू कर रहे हो इक्विटी शेयर, तो मतलब सिर्फ ये 70,000 ही लगना है, इक्विटी पे तो कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो यहाँ पे कितना लिख दिया वापस से 70,000, ठीक है। ऑल्टरनेटिव 2 में आपको पता होगा 5 लाख रुपए किससे लेके आ रहा हूँ इक्विटी से, और 5 लाख किससे लेके आता हूँ डेट डिबेंचर से, जो कि 6% पे इशू करता हूँ। तो इसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आएगा बेटा, ये 70,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस 5 लाख पे 6% के रेट के हिसाब से भी आएगा। तो यहाँ पे देख लो 70,000 प्लस 6% ऑफ 5 lakhs 1 lakhs आ गए यहाँ पे, ठीक है, 1 लाख रुपीज आ गए। और उसके बाद में लास्ट ऑल्टरनेटिव 3 में क्या बोलता है, पूरा का पूरा 10 लाख 6% पे लेके आओ। तो बेटा 70,000 तो आएगा ही, प्लस 10 लाख का 6% भी आएगा, तो आपका टोटल आ जाएगा 1,30,000 का। अगर इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगी, और इसमें से अगर टैक्स रेट माइनस कर दोगे जो कि 40% दिया हुआ है, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगी, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को अच्छे से पढ़ना बेटा। एग्जिस्टिंग में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने रहेंगे 1 लाख शेयर, तो एग्जिस्टिंग में कितने लिख दिए 1 लाख ही लिख दिया। पहला जो ऑल्टरनेटिव 1 है
उसके अंदर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना रहेगा बेटा, ये 1 लाख तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा हम 10 लाख के इक्विटी शेयर और इशू कर रहे हैं क्या, जो कि 10 की रेट पे है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 अगर करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख शेयर्स, और 1 लाख पहले वाले और 1 लाख नए वाले, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे 2 लाख। ठीक है, दूसरे ऑल्टरनेटिव में हमने 5 लाख के शेयर इशू किए, तो 1 लाख पहले वाले और 50,000 अब वाले, तो 1,50,000 है ना। और तीसरे ऑल्टरनेटिव में हमने डेट इशू किया, तो पहले वाले ही शेयर रहेंगे खाली, जो कि कितने हैं 1 लाख। अगर इसको नंबर ऑफ इक्विटी EAT को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, अर्निंग पर शेयर। क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, जो कि हाईएस्ट किस में आई है चेक करना एक बार, हाईएस्ट आई है ऑल्टरनेटिव नंबर 3 में। हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर किस में आई है, ऑल्टरनेटिव नंबर 3 में। तो देख लो, रिटर्न के बेसिस पे डिसीजन देना था, जिसमें मैंने हाईएस्ट क्या लिख दिया बेटा, हाईएस्ट किसका आया है, ऑल्टरनेटिव नंबर 3 का। उससे कम किस में आया है, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में, यहाँ मॉडरेट लिख दिया, और सबसे कम किस में आया, ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में, यहाँ पे लोवेस्ट लिख दिया। ठीक है, फिर इसने बोला था कि आप रिस्क के बेसिस पे भी हमें क्या दो, डिसीजन दो। एक तो रिटर्न के बेसिस पे दो, जो तो हमने EPS निकाल दिया, एक इसने बोला था रिस्क के बेसिस पे भी दो। तो बेटा रिस्क का मतलब लिवरेज के बेसिस पे देना है ना, लिवरेज का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकाला, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकाला। क्या निकाला, तीनों लिवरेज कैलकुलेट कर लिए। बेटा आपको पता है कंबाइंड लिवरेज की स्टडी करते हैं अपन, वो कॉम्बिनेशंस बना के। तो कंबाइंड लिवरेज सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, ऑल्टरनेटिव 3 का है ना, तो इसका हाईएस्ट लिख दिया, इसका सबसे कम है 1.90 का, इसका लोवेस्ट लिख दिया, और इसका बीच में है तो इसका मॉडरेट लिख दिया, है ना। अब देख लो, कमेंट कर दो इस पे। कमेंट क्या लिखना है बेटा, इफ नव्या लिमिटेड इज रेडी टू टेक द हाईएस्ट रिस्क। बोलता है अगर आप हाईएस्ट रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ज़्यादा EPS लेने के लिए। देख लो बेटा, हाईएस्ट रिस्क लोगे तो आपका EPS भी तो हाईएस्ट हो रहा है, तो आप किसको चूज कर लो, ऑल्टरनेटिव 3 को चूज कर लो। बट अगर नव्या लिमिटेड लेस रिस्क के लिए ऑप्ट करती है, तो आप ऑल्टरनेटिव 1 पे तो जाओ ही मत, क्योंकि ये तो लोवेस्ट वाला है यार, सबसे कम वाला क्यों ले, हम इतना एनालिसिस फालतू में कर रहे हैं क्या, सबसे कम वाला चूज करने के लिए कर रहे हैं क्या, नहीं ना। तो बोलता है अगर इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप मॉडरेट वाले ऑप्शन में भी जा सकते हो। और ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे गलती से मैंने 3 लिख दिया बेटा, 1 लिखना। ऑल्टरनेटिव 1 इज नॉट रिकमेंडेड एज इट्स हैविंग लोवेस्ट EPS। क्या है, लोवेस्ट EPS है इसके पास। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लेना। आई होप बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। 10 हमने ऑलरेडी कर लिया था बेटा पार्ट 2 में। अब हमारे 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, है ना, जिसके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिए ही हैं। 11 तो इजी सा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे किया नहीं, 12 का मैंने आपको यहाँ पे करके दिया है। ठीक है, तो 11 देख लो पहले। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ 5 फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। 5 फर्म्स दी हुई है। नेम ऑफ द फर्म है MNPQR। चेंज इन रेवेन्यू दिया हुआ है, मतलब चेंज इन सेल्स दिया हुआ है। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब चेंज इन EBIT दिया हुआ है, लिख लेना यहाँ पे। येस, रेवेन्यू का मतलब सेल्स, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब EBIT, और अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है। बोल रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के दो सारे फर्म का, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकाल के दो। बेटा बहुत इजी है, सब कुछ इसने दिया है। आपको पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपके पास दोनों इन्फॉर्मेशन है, EBIT में चेंज भी दिया हुआ है और सेल्स में भी चेंज दिया हुआ, तो सबके DOL निकाल दोगे ना बेटा, कर लेना। ठीक है, ऐसे ही कंबाइंड लिवरेज निकालना है। कंबाइंड लिवरेज में आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दोनों ही आपको दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन EPS भी दिया हुआ है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी दिया हुआ है, तो निकाल लेना कंबाइंड लिवरेज भी। बस बेटा यही करना था, है ना। 11 का इसीलिए मैंने आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिया, बहुत ईजी सा था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, इन्फॉर्मेशन सब दी हुई है। ठीक है, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है विच इज क्वेश्चन नंबर 12। ये और देख लेते हैं बेटा। इसके बाद में आपका जो लिवरेज का चैप्टर है, इंक्लूडिंग नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल सम्स, सब कुछ कवर हो जाएगा अलोंग विद, मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ LM लिमिटेड। सेल्स दिया हुआ है 100 lakhs का, इंटरेस्ट पेएबल पर एनम दिया हुआ है 10 lakhs का।
इससे पहले बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेटा, इससे और कमेंट ज़रूर करना कैसी वीडियो लगी आपको। इट विल गिव मी द कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो बाद में दिया हुआ है इन्होंने ऑपरेटिंग लिवरेज 1.2 का, कंबाइंड लिवरेज दिया हुआ है 2.16 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो, 3 चीज़ें निकाल के देनी है बेटा। आपको ऑपरेटिंग लिवरेज दे दिया और कंबाइंड लिवरेज दे दिया तो डीएफएल कैलकुलेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका DCL इज इक्वल्स टू DOL मल्टीप्लाइड बाई DFL। तो DFL क्या हो जाएगा, DCL बाई DOL, DL को इधर भेज दिया तो आपको ये दोनों दिए हुए थे तो आपने DFL कैलकुलेट कर लिया कितना, 1.8 का, ठीक है। पहला तो सबको समझ में आ गया होगा, इजी सा था। दूसरा इन्होंने बोला हमें क्या कैलकुलेट करके दो, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके दो, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके दो बेटा। हमें यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमने निकाल लिया और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला को ओपन करके हम EBIT कैलकुलेट कर ले, इस तरीके से बेटा हमने ऑलरेडी किए हुए है ये चीज़। तो DFL का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT और EBT के फॉर्मूला को हमने ओपन कर दिया, EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी तो EBT होता है। तो DFL हमने निकाला 1.8 का, EBIT की जगह EBIT पुट किया और इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 10 लाख का। तो ये 10 लाख हमने यहाँ पे रख दिया। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो EBIT कितना आ गया हमारे पास, 22,50,000। और जब EBIT हमारे पास आ गया है बेटा, है ना, EBIT जब हमारे पास आ गया है तो क्या हम ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला यूज़ करके क्या हम कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या? EBIT जब हमारे पास आ गया है तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई EBIT। ऑपरेटिंग लिवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, EBIT हमने निकाल लिया तो बैलेंसिंग फिगर से क्या बचा, कंट्रीब्यूशन। अब आपको पता होगा अगर मेरा जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो कैसे बनता है बेटा, सबसे पहले सेल्स आता है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट और फिर EBIT। इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनता है। मेरे पास EBIT है, मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों का डिफरेंस बीच में क्या बचा बेटा, फिक्स कॉस्ट। तो ये मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल दिया, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस EBIT। कंट्रीब्यूशन यहाँ निकाला, EBIT यहाँ निकाला, है ना, कंट्रीब्यूशन यहाँ निकाला, EBIT यहाँ निकाला, तो कितना आ गया फिक्स कॉस्ट, 4,50,000। ये हमसे इसने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। और लास्ट में इसको क्या निकाल के देना है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बेटा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स। कंट्रीब्यूशन हमने निकाल ही लिया और सेल्स इसने क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ पे हम इसको क्या निकाल के दे सकते हैं, पीवी रेशियो भी निकाल के दे सकते हैं। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। ये नोट्स आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। और ऐसे ही मैं आपके लिए बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स लेके आने वाला हूँ। 3 चैप्टर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए FM के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज, पूरे के पूरे अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन, सम्स और नोट्स, कॉन्सेप्ट्स सब कुछ कवर कर लिया है ना। तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करना, सब कुछ वीडियोस वहाँ पे डाली हुई है। और बेटा वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। कमेंट ज़रूर करना बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक और नया चैप्टर करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में, और FM पूरा मैं आपके इसी चैनल पर कवर करवा दूंगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू so much for watching the video. We'll see you in the next video.